जय हिंद फ्रेंड्स, आई एम शुभम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SM स्टडी गुरु। जैसा कि आप सभी को पता है, यूपी लेखपाल की जो प्रैक्टिस सेट हम लोग चला रहे हैं, उसका ये आज 5वां प्रैक्टिस सेट है। मैथ्स का प्रैक्टिस सेट डिस्कस करा रहे हैं उसमें। और ये जो प्रैक्टिस सेट है, ये उत्कर्ष क्लासेस जोधपुर वालों की तरफ से प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। और बहुत ही अच्छे से वेल डिजाइन प्रैक्टिस सेट है। जो भी आपका सिलेबस है उसके ही आधार पर पूरा प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया है। तो यहाँ पर एक एक करके सारे 5वां आज प्रैक्टिस सेट कराने जा रहा हूँ। इससे पहले 4 प्रैक्टिस सेट कराए जा चुके हैं। अगर आप लोग अभी तक नहीं विजिट किए हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट, आपको मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। मैं आपको एक वादा करता हूँ कि जो क्वेश्चंस यहाँ मैं करा रहा हूँ वही आप उतने ही, केवल 10 प्रैक्टिस सेट यहाँ पे मैं कराने वाला हूँ। अगर आप यूपी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो केवल आप 10 प्रैक्टिस सेट करके चले जाइए। और मैथ्स का कोई भी क्वेश्चन आपको बाहर देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोला विद्यालय में 90% जो छात्र हैं वो अंग्रेजी में और 85% छात्र हैं गणित में सफल होते हैं। तो 150 छात्र दोनों में सफल होते हैं। यदि कोई भी छात्र दोनों विषयों में असफल नहीं होता है तो छात्रों की कुल संख्या बतानी है। यानी कि यहाँ देख लीजिए, मान लेते हैं टोटल जो विद्यार्थी हैं वो 100 हैं। इस तरीके से वेन डायग्राम बना लीजिए तो कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। यहाँ से देखिए, इस टाइप से एक हो गया इंग्लिश का, दूसरा हो गया मैथ का। तो क्या बोल रहा है? 90% दोनों में। देखिए 90% मैथ में, अंग्रेजी में, और 85% हो रहे हैं मैथ में। तो टोटल इसका करेंगे तो हो जाए कितना? 175। यानी कि थे कितने? टोटल 100 थे, जबकि यहाँ पर क्या हो जाए? 75। तो 75 जो एक्स्ट्रा है, इसका मतलब ये 75 ये दोनों विषयों में पास हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो 75 हो जाए, यहाँ 75 आ जाएगा। अब देखिए इंग्लिश में टोटल कितने थे? 90। यहाँ से 90 दे रखा था, 75 ये हो गए, तो कितने बचे यहाँ पर? 15। और मैथ में देखिए, मैथ में कितने थे? 85। तो यहाँ 75 हो गए, तो ये कितने बचे? 10। तो देखिए 75, 15, 90 और 10, 100। तो टोटल 100 हो गए। अब हमसे देखिए पूछ क्या रहा है? हमें यहाँ क्या दे रखा है? दोनों विषयों में। तो यहाँ पर जो 75 की वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है हमको? 150 दे रखी है। पूछ क्या रहा है? छात्रों की कुल संख्या। यानी कि 75 की वैल्यू दे रखी है हमको 150। हमसे पूछ रहा है 100 की वैल्यू। तो 100 की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी? 100 की वैल्यू हो जाएगी 150/75 गुणे में 100। 75 से इसको काट देंगे, 2 बार जाएगा 200। तो 200 हो जाएगी इसकी टोटल छात्रों की संख्या जो आ जाएगी वो निकल के आ जाएगी 200। तो ऑप्शन तीसरा इसका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बोला एक व्यक्ति जो है वो अपनी आय, एक व्यक्ति की जो आय है वो 45,000 रुपये है और उसका जो व्यय है वो 33,000 रुपये है। यदि उसकी आय 22% बढ़ जा रही है और व्यय 11% बढ़ जा रहा है तो उसके बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? तो यहाँ से देखिए, यहाँ पर इधर हम लिख ले रहे हैं, यहाँ पर उसकी इनकम लिख ले रहे हैं, यहाँ पर इधर लिख लेंगे एक्सपेंडिचर, यहाँ पे आ जाएगी उसकी सेविंग। तो यहाँ से देखिए, पहले उसकी इनकम कितनी थी? 45,000। पहले खर्च कितना करता था? 33,000। तो 45 में से 33 चला जाएगा तो बचाता कितना था पहले? 12,000। अब क्या हुआ? अब इसका 22% की वृद्धि हो गई। तो देखिए 45,000 का 22%, पहले 10% निकालेंगे तो हो जाएगा 4500। इस तरह से निकाल लीजिएगा 4500, फिर 10% 4500 और 2% 45 दूनी 90 यानी कि 900। यहाँ से आ जाएगा 9,900। 9,900 हो गया इसका 22%, इसमें जोड़ देंगे तो 54,900 रुपया। अब उसकी हो गई आय। अब व्यय कितना है? व्यय में कितनी परसेंट की वृद्धि हुई है? 11% की। तो 11% इसका निकाल लेंगे तो देखिए 10% निकालेंगे तो हो जाएगा 3300। यहाँ से 10% हो जाएगा 3300 और उसका 1% हो जाएगा 330। तो यहाँ हो जाएगा 3630। 3630 इसमें ऐड कर देंगे तो हो जाएगा, यहाँ पर 3630 इसमें ऐड करेंगे तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा? यहाँ से हो जाएगा 36,630। ये हो गया यहाँ का इसका खर्चा। अब इसका सेविंग कितना हो जाएगा? इसमें से इसको घटा देंगे तो यहाँ से हो जाएगा 18,270 रुपये की सेविंग करता है। पहले करता था 12,000 की, अब कर रहा है 18,270 की सेविंग। तो कितने का अंतर आया? कितने की बढ़ोतरी हुई? यहाँ से इसमें इसको घटा देंगे। जब इसमें से इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 6,270 रुपये ज़्यादा बचत कर रहा है। और किस पर करता है? कंपेयर किस पे कराना है? हमको कराना है शुरुआत वाले से। तो 12,000 कर देंगे इंटू 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो चले गए, 1 से ये चले गए, 12 से इसमें बांट देंगे। देखिए 12 पंचे 60, 2 बचा, 12 दूनी 24 और 2 5। तो 52.25%। देखिए किस ऑप्शन में है? ऑप्शन चौथा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको पूरा भाग देने की जरूरत नहीं। 12 पंचे 60 करेंगे 5 आ जाएगा। देखिए 5 मतलब 50 से ऊपर वाला देखिए कौन सा नंबर है? तो ये चौथा नंबर है। तो यहाँ से आपका चौथा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। बोला एक दुकानदार 4 रुपये में 6 की दर से। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को मैं एक बार पहले ही बता चुका हूँ कैसे करते हैं। 4 रुपये में
6 की दर से केले खरीदता है और वह इतने ही मूल्य के, यानी कि मूल्य हमको बराबर करना है, कितने 6 रुपये में खरीदता है 4 केले। अभी देखिए अभी यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 6 है, मूल्य हमको बराबर करना है तो 6 वाले ऊपर यहाँ को गुणा कर देंगे 6 का, इधर 4 है तो नीचे गुणा कर देंगे हम 4 का। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 का जब इसमें गुणा होगा तो 24 रुपये में 36 केले खरीदता है, तो 4 का जब इसमें गुणा होगा तो 24 रुपये में यहाँ हो जाएगा 4 चौकू 16 केले खरीदता है। अब यहाँ से देखिए निकल के आएगा 48, देखिए 48 रुपये में 24 ही हो गया, 48 रुपये में टोटल कितने केले खरीद रहा है, 52 केले खरीद रहा है टोटल। अब क्या बोल रहा है, बोला 8 रुपये में 10 की दर से बेचता है, देखिए 8 रुपये में 10 केले की दर से बेचता है। अब यहाँ पर हमको बोल रहा है लाभ या हानि, तो हमको यहाँ रुपये बराबर करने हैं। रुपये बराबर करने के लिए देखिए क्या करेंगे, रुपये नहीं केले बराबर करने होंगे, क्योंकि यहाँ पर हम लाभ और हानि निकालनी है तो यहाँ पर हमें केले बराबर करने हैं। यहाँ 10 है, यहाँ 52 है, तो इधर वाले में 52 गुणा कर देंगे, ऊपर वाले में हम 10 का गुणा कर देंगे। अब देखिए क्या आ जाएगा, 480 रुपये में, ये 10 का गुणा इधर करेंगे जब 480 रुपये में 520 केले। अब 52 गुणा इधर करेंगे 8 में, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 416 रुपये में कितने केले, 520 केले। अब देखिए 520 केले 480 रुपये में खरीदता था और 416 में बेचता था। घाटा कितने का होता था, 64 रुपये का। 64 रुपये घाटा होता था, किस पे होगा घाटा, 480 पे इंटू 100। एक जीरो से ये जीरो चला गया, 8 से काटेंगे, 8 छोटी 64, 8 छिंग 48, देखिए 2 से काट दिए, 2 3 6, 2 चौकू 8, यानी कि 40/3। 40/3 को लिख सकते हैं 13 सही 1/3%। ऑप्शन दूसरा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। बोल रहा हरकेश किसी वस्तु को खरीदने के लिए अजमेर, देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है, बहुत बड़ा आपको देखने में लग रहा हो लेकिन क्वेश्चन बहुत छोटा सा है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। अजमेर से जयपुर जाता है कोई वस्तु खरीदने के लिए, जयपुर में वह वस्तु 25% कम पर, यानी कि अगर यहाँ 100 रुपये में मिल रही थी तो यहाँ वो मिलेगी उसको 75 रुपये में। उसके बाद क्या बोला, अजमेर से जयपुर जाने पर खर्च 1500 रुपये खर्च हो जाते हैं। यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको 1500 रुपये की खर्चा हो जाता है और 1500 रुपये जयपुर से कम कीमत पर खरीदता है। और यहाँ जब 1500 रुपये खर्च हो जा रहा है, 1500 रुपये कम कीमत पर खरीदता है, तो यानी कि 1500 ये 1500 टोटल जो 3000 रुपये हैं, क्योंकि आने का जो खर्चा और 1500 रुपये की बचत, यही तो 25% के बराबर है। यहाँ जो 25% की कम हो जाए, तो यहाँ पर 25% की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 3000 रुपये। तो पूछ क्या रहा है, हरकेश को लाभ, हरकेश को कितने रुपये का लाभ हो रहा है, 1500 रुपये का लाभ हो रहा है। 1500 तो खर्च ही हो जा रहे हैं आने जाने में, 1500 रुपये का लाभ हो जा रहा है। तो 3000 अगर 25% के बराबर है तो 1500 किसके बराबर, ये 3000 का आधा है ये, तो ये 25% का भी आधा हो जाएगा, तो 12.5%। यहाँ से तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। यदि 3 अंकों वाली संख्या में इकाई का अंक, संख्या में इकाई और दहाई के अंक को आपस में बदल दिया जाए, यहाँ से देखिए बदल दिया जाए, तो नई संख्या वह मूल संख्या से 63 अधिक होगी। तदनुसार यदि मूल संख्या में इकाई का अंक x है तो x के तीनों संभव मान, देखिए यहाँ पर बोल दिया है यहाँ पर कि जो मूल संख्या है उसमें इकाई का अंक x है, तो हम दहाई का अंक ले लेंगे y। मान लीजिए कोई भी संख्या है 3yx, यहाँ पर जो तीसरा है ये 3 डिजिट वाली है, लेकिन ये तीसरा जो नंबर है ये नहीं बदलवा रहा है, यहाँ पर 3xy, इस टाइप से इसको, तो हमको ये इस पर फोकस ही नहीं करना है, हम सिर्फ और सिर्फ इन्हीं पे फोकस करेंगे। तो यहाँ से देखिए इसको क्या ले जाएगा, यहाँ पर इकाई का अंक x है, दहाई का, तो यहाँ उसको लिख देंगे 10y प्लस x। यहाँ पर दहाई का अंक x है तो यहाँ हो जाएगा 10x प्लस y, क्योंकि पलट कर लिखना था, पहले वो था फिर उसके बाद उसको पलट कर लिखना था, क्योंकि दहाई और इकाई के अंकों को आपस में बदल दिया जाता है। तो ये हो गया। अब जब बदलते हैं तो ये इससे 63 ज़्यादा आ रहा है, तो इसमें से इसको घटा देंगे। देखिए 10x प्लस वाई माइनस का 10y, और यहाँ पे भी माइनस का अंदर गुणा होगा तो माइनस का x हो जाएगा, बराबर लिखा है 63 के। देखिए इसमें x 10x में से x जाएगा तो हो जाएगा 9x, और माइनस का 9y बराबर आ जाएगा 63 के। 9 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x माइनस वाई, और 9 का नीचे भाग हो जाएगा तो 9 7 63, तो x माइनस वाई बराबर यहाँ से आ गया 63 के। अब देखिए 63 नहीं सॉरी 7 के, यहाँ 7 ही तो आ रहा था, 7 से 9 से काट दिया था, 7 के बराबर हो जा रहा है। अब देखिए x माइनस वाई बराबर जो दे रखा है वो 7 के बराबर दे रखा है। बोला x के तीनों संभव मान बताने हैं, तो देखिए x की जो वैल्यू होगी वो 7 तो होगी, 7 हो सकती है या फिर 7 से बड़ी हो सकती है। तो देखिए सबसे बड़ी संख्या क्या ले सकते हैं 9, फिर ले सकते हैं हम 8, फिर ले सकते हैं 7। देखिए अगर ये पॉसिबल है या नहीं है तो ये क्लियर हो जाएगा। 9 में से अगर हम 2 घटा दें तो हो जाएगा 7, 8 में से हम 1 घटा दें तो हो जाएगा 7, और 7 में से अगर हम 0 घटा दें तो हो जाएगा 7। लेकिन अगर हम 6 ले लेंगे
6 ले लेंगे तो फिर हमें 7 प्राप्त ही नहीं होगा, कुछ भी हमें जो वैल्यू आएगी वो माइनस में निकल के आएगी। तो सिर्फ और सिर्फ यही 3 मान 9, 8 और 7 ये x के लिए जो इकाई का अंक है उनके लिए मान होगा। अगर दहाई का पूछता तो 2 और 1 और 0, 2 1 0 हो जाता, ये वाला ऑप्शन ये वाला हो जाता दहाई के अंक के लिए। लेकिन अगर पूछ रहा है इकाई का तो इकाई के लिए हो जाएगा 7, 8 और 9। देखिए मान लीजिए 7, 8, 9 है, यहाँ से देखिए कोई भी लिख लिए 7, 8, 9। अगर 7 मान लीजिए, अगर 7 ले लीजिए, 7 ले लेंगे तो दहाई का अंक हो जाएगा कितना 2, तो ये हो गई 27। अब इसको पलट देंगे तो 72, 72 में से 27 को हम माइनस करेंगे। यहाँ से देखिए, यहाँ अभी देखिए इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ देखिए यहाँ 7 था तो हाँ 7 है तो हमें 7 ही चाहिए था, तो 0 होगा, तो 0 होगा यहाँ पर। तो 0 जब होगा तो देखिए एक हो गई, एक हो गया 7, एक हो गया 0, तो इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ से 70, या फिर हो जाएगी दूसरी जो वो संख्या आएगी वो पलट देंगे तो 0 और 7 हो जाएगी। तो 70 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा 63। वही तो वो बोल रहा था स्टार्टिंग में, 63 अधिक है, 63 अधिक हो जा रही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, यदि किसी संख्या का 3/4, यदि किसी संख्या का 3/4 उस संख्या का 1/6 से 7 अधिक है। तो मान लीजिए कोई संख्या x है, तो x का 3/4, 3/4 वो क्या दे रखा है 1/6, x का 1/6, x का 1/6 से 7 अधिक है। अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ करेंगे 3x/4 माइनस का x/6 बराबर हो जाएगा 7। यहाँ से इसको एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 12, तो 4 कैसे में भाग देंगे, 4 3 12 और 3 का गुणा हो जाएगा ऊपर, तो 9x माइनस 6 दूनी 12, 2x बराबर हो जाएगा 7 के। यहाँ से 9x में से 2x गया तो हो जाएगा 7x/12 बराबर 7। इस 7 से ये कट जाएगा तो x बराबर आ जाएगा यहाँ पर निकल कर आपका, x बराबर आ जाएगा 12 निकल कर। तो देखिए x बराबर 12 आ गया, तो उस संख्या का 5/3 यानी कि 12 का 5/3 बताना है। तो देखिए 3 चौकू 12 और 4 पंचे 20, तो यहाँ से हो जाएगा तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं, मान लो x न्यूनतम संख्या जिसे 5, 6, 7 और 8 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 3 शेषफल बचता है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए देखिए क्या करते हैं, इस टाइप से अगर दे रखा है कि विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 3 बचता है, तो ये जो 5, 6, 7 और 8 इसका हम एलसीएम ले लेंगे और जो भी हमारा एलसीएम निकल के आएगा उसमें हम 3 जोड़ देंगे। तो फिर हम क्या करेंगे, इससे 5 से भाग देंगे तो 3 रिमाइंडर बचेगा, 6 से बचेंगे। देखिए क्या होता है, इनका एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम हो जाएगा 840, 840 एलसीएम हो जाएगा और उसमें हम 3 जोड़ देंगे। तो 843 जो नंबर हमारा निकल के आ रहा है उसमें अगर हम 5 से भाग देंगे तब भी हमारा रिमाइंडर 3 बचेगा, 6 से भाग देंगे तब भी रिमाइंडर 3 बचेगा, 7 से भाग देंगे तब भी रिमाइंडर 3 बचेगा और 8 से भाग देंगे तब भी रिमाइंडर हमारा 3 बचेगा, यानी कि शेष हमारा 3 बचेगा। लेकिन एक चीज और बोल रहा है, परंतु 9 से विभाजित करने पर कोई भी शेषफल नहीं बचता। लेकिन यहाँ पर अगर 843 को हम 9 से भाग देंगे, देखिए 8 4 12 3 15, यानी कि वो बोल रहा है कुछ भी शेष नहीं बचता। लेकिन यहाँ पर तो 9 से सीधा भाग ही नहीं जा रहा है, इसमें 9 से भाग नहीं जा रहा है, यानी कि कुछ ना कुछ शेष जरूर बचेगा। इसका मतलब ये 843 इसका आंसर नहीं होगा। तब क्या होगा, इस 843 का डबल करिए तो हो जाएगा 1680। अब इसमें 3 जोड़ दीजिए, अब 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1683। अब देखिए इसमें 9 से भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है। 9 से भाग देके देखेंगे, 8 3 11 6 17 1 18, यानी कि 9 से भाग इसमें जा रहा है। तो यही वो नंबर हो जाएगा 1683, यही वो नंबर हो जाएगा जिनमें 5 6 7 8 से भाग देने पर 3 रिमाइंडर बचेगा और 9 से भाग देने पर कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो क्या बोल रहा है, x के अंकों का योग पूछ रहा है, तो इसके अंकों का योग जोड़ दीजिए इनको, 8 3 11 6 17 और 1 18, तो टोटल जो अंकों का योग आ जाएगा वो निकल के आ जाएगा 18। ऑप्शन तीसरा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। बोला जब, देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को एक बार मैं पहले भी करा चुका हूं, तो ये देखिए क्या दे रखा है यहाँ पर, जब 3738 5659 और 9501 को बड़ी से बड़ी संभावित संख्या x से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक बार शेषफल y प्राप्त होता है। x और y का योगफल बताना। तो यहाँ से देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करते थे, देखिए इनका आपस में इनका डिफरेंस लेंगे आपस में। तो देखिए 5659 में से 3738 घटाएंगे जब, तो देखिए क्या बचेगा, 1 2 और यहाँ से हो जाएगा 9 1921। अब देखिए 9501 में से 5659 घटाएंगे तो देखिए यहाँ से क्या बच के आएगा, यहाँ पर निकल कर 2, इसमें 4, ऊपर से नीचे यहाँ 9 5 4, फिर हो जाएगा 8 3842। उसके बाद क्या करेंगे, इस 9501 में से 9501 में से 3738 घटाएंगे। जब 3738 घटाएंगे तो आएगा निकल के 5763।
अब देखिए ये 5763, इसमें से इसको घटाएंगे तो 1921 निकल के आएगा, और इसमें से इसको घटाएंगे तो 1921 निकल के आएगा। यही जो वैल्यू है, यही वैल्यू है वो बड़ी से बड़ी संभावित संख्या, यही है बड़ी से बड़ी संभावित संख्या, यानी कि x की जो वैल्यू निकल के आई वो 1921 निकल के आई, 1921 निकल के आई। अब क्या बोल रहा है, भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल y प्राप्त होता है। तो देखिए यहाँ पर 3738 में अगर 1921 से भाग देंगे तो एक बार तो जाएगा पूरा, उसके बाद 1817 इसमें शेष बच जाएगा। उसके बाद अगर हम देंगे 5659 में 1921 से भाग देंगे तो दो बार तो पूरा जाएगा और 1817 शेष बच जाएगा। उसके बाद अगर हम 9501 में 1921 से भाग देंगे तो चार बार तो पूरा जाएगा और 1817 शेष बच जाएगा। तो ये जो वैल्यू निकल के आई है 1817, ये निकल के आई है y की वैल्यू। तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई 1817। हमसे पूछ क्या रहा है, x और y का योग पूछ रहा है, तो इनको जोड़ देंगे आपस में 8, यहाँ पर हो जाएगा 3, यहाँ 7 और 3738। देखिए 3738 के ऑप्शन में ऑप्शन ए, पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी इस टाइप के क्वेश्चन हुआ सबसे पहले इसमें से इनका निकालेंगे, इनका अंतर निकालेंगे और इनके बाद इनका अंतर निकालेंगे और इसका फिर जो एचसीएफ निकल के आएगा, यहाँ मोस्ट प्रोबेबली हमको लेना रहता है एचसीएफ। जो एचसीएफ निकल के आएगा वही बड़ी से बड़ी संभावित संख्या हो जाएगी और वहां से इसको फिर हम इसमें भाग देकर y की जो वैल्यू निकाल लेंगे, उसके बाद x और y को जोड़ देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल जो आपका आंसर होगा उस टाइप से, इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको आगे मिलते हैं तो आपको इस टाइप से टैकल करना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34 नंबर। बोलिए, देखिए क्या दे रखा है, अभिमन्यु ने 2000 सन 2000 में, देखिए सन 2000 कहाँ पे, ये के दौरान 5000 रुपये एचडीएफसी बैंक कहाँ पे, ये वाली, इस वाली, केवल और केवल इस एचडीएफसी की बात हो रही है तो हम केवल इस पर फोकस करेंगे। वर्ष 2002 से लेकर 2002 तक की लिए बात हो रही है। 5000 रुपये उसने निवेश किए। तो देखिए 5000 निवेश किए तो पहले साल में उसको कितना परसेंट मिला, 10%। तो 5000 का 10% कितना हो गया, 500 रुपये। उसके बाद 2001 में 12% मिला, तो 5000 का 12%, तो 12 पंचे 60 यानी कि 600 रुपये। उसके बाद 2002 में 5000 का कितना परसेंट मिला, 15%, तो 15% हो गया, 15 पन्ना 75 यानी कि 750 रुपये। अब इसको जोड़ देंगे, 6 5 11 7 18, 1850 रुपये टोटल जो इंटरेस्ट मिला है 1850। देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन तीसरा 1850 रुपये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। बोला समलंब चतुर्भुज। देखिए फिर समलंब चतुर्भुज का आपको क्षेत्रफल पता होना चाहिए। क्षेत्रफल देखिए क्या होता है, अगर सामने वाली भुजा ए है, ये बी है और हाइट, ये हाइट है, तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या होता है, 1/2 हाइट और दोनों भुजाओं का योग, ये हो जाता है इसका क्षेत्रफल। तो यहां से देखिए 1/2, यहाँ पर इसका क्षेत्रफल कितना दे रखा है, हाइट निकालनी है हमको, हाइट नहीं दे रखी है, और दोनों भुजाओं आपस में जो समांतर भुजाएं हैं उनका योग 10 और 10 यहाँ दे रखी है, 10 और 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 26 गुणा 26 बराबर कितना दे रखा है इसका क्षेत्रफल, 156। तो देखिए 2 से काटेंगे तो इससे 13 बार, और 13 से देखिए 13 एकम 13 और 13 दूनी 26। तो हाइट जो आ गई निकल के वो आ गई 12 सेंटीमीटर। देखिए किस ऑप्शन में है, 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन तीसरा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। बोला एक वृत्त की त्रिज्या 3 गुनी करने पर, देखिए एक वृत्त की त्रिज्या मान ली r है, उसको हम 3r कर दे रहे हैं। तो बोला परिधि, अगर r होती तो इसकी परिधि हो जाती 2πr, अगर ऐसा 3r होगी तो 2πr की जगह पर क्या आ जाएगा 3r, तो यहाँ से 3 ऊपर आएगा तो 2πr बचेगा, तो यहाँ पर 2πr है। तो देखिए क्या बोला, पूर्व परिधि से कितने गुना है, तो पूर्व परिधि से 2πr यहाँ कितने गुना है, 3 गुना। तो अगर त्रिज्या 3 गुना होगी तो परिधि भी 3 गुना हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो समबाहु त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4, भुजा A1 मान लीजिए स्क्वायर, और दूसरा दे रखे क्या, √3/4 A2 स्क्वायर। यहाँ पर क्या दे रखा है, अनुपात दे रखा है 16 और 9 का दे रखा है। देखिए √3/4 से √3/4 चला गया, A1/A2 को उसको होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बराबर है 16/9, A1/A2 ये स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लग जाएगा 16/9। इसको देखिए 4 बार आ गया, इधर से 3 बार। A1 की वैल्यू निकल के आ गई 4, A2 की वैल्यू निकल के आ गई 3। तो देखिए क्या दे रखा है, छोटे त्रिभुज का परिमाप देखिए परिमाप यहाँ पर A1 की वैल्यू निकल के आई 3, यहाँ से देखिए तो परिमाप इसका कितना हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा यहाँ से, देखिए 3 की वैल्यू यहाँ से दे रखी है 63 की, तो 1 की वैल्यू यहाँ पर निकल के आ गई 21 की, यानी कि 21 सेंटीमीटर का यहाँ पर
21 सेंटीमीटर निकल के आ गई यहाँ पर। उसके बाद देखिए क्या दे रखा है, बड़े त्रिभुज की भुजा छोटे त्रिभुज की भुजा से कितनी अधिक है। तो यहाँ से देखिए जब 1 की वैल्यू 21 निकल के आ गई तो 4 की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी 84। 4 की वैल्यू हो गई 84 और इसकी दे रखी है 63। तो यहाँ से देखिए इसके अगर इसमें 3 का भाग देंगे तो एक भुजा निकल के आ जाएगी 21 सेंटीमीटर की ये भुजा है, इसमें 3 से भाग देंगे तो 28 सेंटीमीटर की ये वाली भुजा है। यानी कि बड़ा वाला जो त्रिभुज है, बड़े वाले त्रिभुज की भुजा है 28 सेंटीमीटर और छोटे वाले त्रिभुज की भुजा है 21 सेंटीमीटर। क्या पूछ रहा है कितनी अधिक है, तो 7 सेंटीमीटर। बड़ा वाला 28 का है, छोटा वाला 21 का है, तो 7 सेंटीमीटर अधिक है। तो देखिए किस ऑप्शन में है, दूसरा ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। दो वर्गों की भुजाएं, वर्ग है, देखिए एक वर्ग है, ये उसकी भुजा x है, दूसरा वर्ग है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं 2x + 1 है। तो बोल रहा है इनके परिमापों का जो योगफल दे रखा है वो दे रखा है 100। तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा 4x, इसका परिमाप क्या हो जाएगा 4, 2x + 1। इनका जो योग दे रखा है वो दे रखा है 100 के बराबर। तो यहाँ से देखिए 4x + 4 दूनी 8x + 4 बराबर दे रखा है 100 के। तो यहाँ से 8 4 12x बराबर हो जाएगा, 4 उधर चला जाएगा 96 के, x बराबर आ जाएगा 8 के। x बराबर 8 निकल के आ गया। अब क्या पूछ रहा है, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर x बराबर 8 रख देंगे, 8 दूनी 16 और 1 17। तो बड़े वाले वर्ग की जो भुजा निकल के आ गई वो आ गई 17। तो देखिए इसको, इसका वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, यानी कि 17 का स्क्वायर कर देंगे। 17 का स्क्वायर कितना होता है 289 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन दूसरा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। बोला एक आयताकार प्लॉट की लंबाई, देखिए आयताकार प्लॉट की लंबाई और उसका परिमाप। देखिए आयत का परिमाप क्या होता है 2 लंबाई + चौड़ाई, कितना दे रखा है 1/3। अब देखिए यहाँ पर 3 का गुणा करेंगे, इधर 3 का गुणा हो जाएगा ऊपर इधर, तो 3 हो जाएगा 3l बराबर 1 इधर हो जाएगा तो 2l + 2b। ये 2l इधर चला जाएगा तो बचेगा l बराबर आ जाएगा 2b। इस b को नीचे ले आएंगे तो l/b बराबर आ जाएगा 2/1। हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, तो हो जाएगा 2:1। कभी कभी क्या होता है उल्टा पूछ लेता है, चौड़ाई और लंबाई का अनुपात पूछ लेगा तो तब हो जाएगा 1:2। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है, पहले क्वेश्चन को सही से पढ़ना है फिर आंसर को क्लिक करना है। तो यहाँ से 2:1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला एक समांतर चतुर्भुज की संगत भुजाएं 30 मीटर और 40 मीटर की हैं। देखिए समांतर चतुर्भुज दे रखा है, मतलब कि आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं समांतर चतुर्भुज में। तो देखिए ये कोई हमारा समांतर चतुर्भुज दे रखा है, तो एक भुजा दे रखी है 30, सामने वाली भुजा 30 हो जाएगी और ये 14 है तो ये भी 14 हो जाएगी। बोल रहा है इन भुजाओं के शीर्षों को मिलाने वाली विकर्ण की लंबाई यहाँ से दे रखी है 40। तो बोल रहा है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखिए अगर इस वाले का हम एरिया निकाल लें किसी तरीके से तो ये हमारा जस्ट डबल होता है, इसका डबल कर देंगे तो पूरे हमारे क्षेत्रफल निकल आएगा। देखिए ये 40 दे रखी है, ये 30 दे रखी है, ये 14 दे रखी है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल तो हम निकाल सकते हैं हीरोज फॉर्मूला के। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा S, मान लीजिए A है ABC, एक है 14, एक है 30 और एक है 40। तो इन तीनों को जोड़ेंगे A + B + C होता है, A + B + C/2। तो इन तीनों को जोड़ेंगे 40 30 70 और 14 84/2 तो हो जाएगा 42। यानी कि अर्ध परिमाप हमारा निकल के आया 42। इसका देखिए फॉर्मूला क्या होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का, S - A S - B और S - C। तो देखिए S की जगह पर क्या हो जाएगा 42 में से A यानी कि 14 घटाएंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 28। S - B 42 में से 30 घटाएंगे तो हो जाएगा 12 और S - C 42 में से 40 घटाएंगे तो हो जाएगा 2। अब देखिए इसको फैक्टर कर लीजिए अंदर। देखिए 42 को क्या लिख सकते हैं 7 6 42, 28 को क्या लिख सकते हैं 7 चौको 28, 12 को क्या लिख सकते हैं 12 को लिख सकते हैं 6 दूनी 12 और 2। तो यहाँ से देखिए इनके कॉमन जो पेयर कौन कौन से बन रहे हैं, देखिए 7 का बन रहा है तो एक 7 बाहर आ जाएगा। उसके बाद देखिए 6 1 6 बाहर आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ से 4 और 2 दूने 4 तो 1 4 बाहर आ जाएगा। इनका आपस में गुणा कर देंगे तो देखिए 24 × 7 करेंगे 7 चौक 28, 7 दूनी 14 और 2 16 168 जो निकल के आ गई वो आधे की निकल के आ गई। हमको पूरा समांतर चतुर्भुज का चाहिए तो 168 में
2 का गुणा कर देंगे तो 16 दूनी 32 और 336 वर्ग मीटर। देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन दूसरा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। बोला 2 समान अधिकतम आकार की वर्गाकार प्लेटों को, देखिए क्या बोला क्वेश्चन यहाँ पर, 2 समान अधिकतम आकार की वृत्ताकार प्लेटों को एक वृत्ताकार कागज की शीट, देखिए कोई वृत्ताकार पहले से कागज की शीट बनाते हैं, वृत्ताकार कागज की शीट की परिधि 352, जो इसकी परिधि है वो दे रखी है 352 सेंटीमीटर से काटा जाता है। तो प्रत्येक वृत्तीय प्लेट की परिधि बतानी है। तो यहाँ से देखिए अगर यहाँ पर इसका सेंटर है, इसको हम इससे मिला दें तो ये हो जाएगा व्यास। उसके बाद क्या बोला, 2 अधिकतम समान आकार की वृत्ताकार प्लेटें बनानी है। तो समान आकार की बनानी है तो कुछ इस तरीके से हमारा एक वृत्त हमारा ये कट जाएगा और दूसरा वृत्त हमारा ये कट जाएगा, तो 2 वृत्त बन जाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम बड़े वाले वृत्त की हमें त्रिज्या पता लग जाए तो छोटे वाले वृत्त की हम लोग त्रिज्या निकाल लेंगे। जब त्रिज्या निकाल लेंगे तो वहां से हमको परिधि भी पता लग जाएगी। तो यहाँ से देखिए बड़े वाले वृत्त की जो परिधि दे रखी है वो दे रखी है 2πr बराबर दे रखी है 352 के। तो 2 गुणा 22/7 गुणा r बराबर हो जाएगा 352। अब देखिए इसको 22 से कम 22 से इसको काटेंगे 352 को, तो 22 से कम 22, यहाँ से बचेगा 13, 22 छिंगे 132। अब देखिए 2 से काटेंगे 2 8 16, तो यहाँ से r बराबर आ गया 56 के, 8 7 56। यानी कि बड़े वाले की यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो रेडियस दे रखी है आपको वो दे रखी है 56, और ये 56 जो रेडियस है बड़े वाले की, ये छोटे वाले का व्यास है। तो छोटे वाले का व्यास अगर 56 है तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, आधी, तो 28 इसकी रेडियस हो गई। अब क्या पूछ रहा है, प्रत्येक वृत्तीय प्लेट की परिधि बतानी है। हमको आर पता है तो हमको परिधि निकाल लेंगे। तो यहाँ से 2πr निकालेंगे, 2 गुणे 22/7 गुणे आर कितना अब छोटे वाले का 28। तो देखिए 7 चौकू 28, तो 22 दूनी 44 का 4 में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 176 सेंटीमीटर। तो 176 सेंटीमीटर देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन यहाँ से पहला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यहाँ बोल रहा है PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज होता है, चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, चक्रीय चतुर्भुज वो चतुर्भुज होता है जिसके आमने सामने का कोण का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। यहाँ से देखिए मान लीजिए इस टाइप से कोई एक चक्रीय चतुर्भुज बना है, चक्रीय चतुर्भुज बना है PQRS। उसमें कंडीशन क्या दे रखी है, यदि P R का 5 गुना है, देखिए जो P है, कोण P है वो 5 गुना किसका है, R का। दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है, S का 2 गुना है, यानी कि P की बात हो रही है। P जो है S का 2 गुना है, और फिर जो P जो है Q के 3 गुने के बराबर है, तो Q के 3 गुने के बराबर है। अब हर कंडीशन में P की ही बात हो रही, तो देखिए 5 दूनी 10, 10 या 30। अगर हम P को 30 मान लें तो अब देखिए हम अपने कंडीशन को वेरीफाई करते हुए चलते हैं। अगर P 30 है तो R का 5 गुना है, यानी कि अगर R अगर 6 होगा तो तभी तो ये 30 होगा, 6 पंचे 30। उसके बाद क्या बोल रहा है, Q S का 2 गुना है। अगर ये 30 है तो S अगर 15 होगा तभी तो 2 गुना होगा, P 30। उसके बाद बोल रहा है Q के 3 गुने के बराबर है। अगर Q 10 है तभी तो ये 30 है, ठीक है। तो हम यहाँ से हमने एक अनुपातक वैल्यू ले ली है। उसके बाद देखिए क्या होता है, आमने सामने के कोणों का योग जो होता है वो होता है 180 डिग्री के। तो 30 और 6 36 की वैल्यू यहाँ पर 180 दे रखी है, तो 1 की वैल्यू निकल के आ गई 5। अब 1 की वैल्यू निकल के आ गई, हमको Q और P का वैल्यू चाहिए। हमको मतलब Q और P की वैल्यू चाहिए, यानी कि हमको ये वाला एंगल और इन वाले एंगल का हमको योग चाहिए। तो यहाँ से हमें 1 की वैल्यू पता लग गई 5 है, तो 30 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 150, यानी कि जो P वाला एंगल है वो 150 डिग्री के बराबर है। तो हमको यहाँ से Q निकाल लेना है। तो यहाँ से Q निकाल लेना है। देखिए Q कैसे निकल के आएगा, आमने सामने का कोणों का योग कितना होता है, 15 10 25। 25 की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है 180 के बराबर। हमको निकालनी किसकी है, 10 की वैल्यू। तो 1 की वैल्यू हो गई 180/25, और 10 की निकालनी तो 10 का हम कर देंगे गुणा। तो 5 दूनी 10, 5 गुना 25, और 5 से इसको काटेंगे तो हो जाएगा 36 दूनी 72। यानी कि जो Q की वैल्यू निकल के आ गई वो आ गई 72 डिग्री निकल के आ गई। हमसे पूछ क्या रहा है, P प्लस Q का योग, P प्लस Q का योग करेंगे तो 15 और 7 22, तो 222 डिग्री हमारा सही आंसर हो जाएगा, 222 डिग्री। देखिए किस ऑप्शन में है,
ऑप्शन देखिए 222 डिग्री किस ऑप्शन में है, ऑप्शन चौथा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। आमने सामने चक्री चतुर्भुज का जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है आमने सामने का कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। और फिर आपको सॉल्व कर लेना है, बिल्कुल सेम, कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगना है, बिल्कुल नॉर्मल, आपको सीधे सीधे बस एक चीज पता होनी चाहिए, चक्री चतुर्भुज के आमने सामने का कोण 180 डिग्री होता है। फिर जो जो कंडीशन हमको दे रखी थी बस सीधे सीधे हमने क्वेश्चन में रख के आंसर निकाल लिया। बोल रहा है समचतुर्भुज, समचतुर्भुज यानी कि उसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी, लेकिन समचतुर्भुज के जो होते हैं विकर्ण होते हैं वो आपस में 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं। यहां से देखिए, मान लीजिए कोई ये समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है यानी कि ये, वो बोल रहा है उसकी एक भुजा 20 सेंटीमीटर की, उसकी एक भुजा 20 सेंटीमीटर की है और उसका एक विकर्ण जो है, एक विकर्ण जो है वो 24 सेंटीमीटर का है। और विकर्ण आपस को आप एक दूसरे को बिल्कुल बराबर भागों में भी बांटते हैं। अगर ये 24 का है पूरा तो यहाँ से ये 12 का हो जाएगा, ये 12 का हो जाएगा, ये 12 का हो जाएगा और ये 12 का हो जाएगा। उसके बाद अगर हमें दूसरा विकर्ण पता लग जाए तो समचतुर्भुज का हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 d1 इंटू d2 यानी कि विकर्णों का गुणनफल अपॉन 2। तो यहाँ से देखिए, एक तो हमें 24 पता है, हमें इसकी भुजा यहाँ से पता है 20, हमें यह भी पता है ये 90 डिग्री बनाता है। तो देखिए ट्रिपलेट क्या होता था, 3, 4 और 5 का। अगर कोई संख्या 3, कोई भुजाएं 3 और 4 हैं तो अगली वाली 5 होगी, वो 90 डिग्री समकोण त्रिभुज बनाएगी अगर इस टाइप से है। तो दूसरा क्या होता था, 6, 8, 10 यानी कि इन्हीं का हमने डबल कर दिया, 6, 8, 10। अगर 6 का डबल कर देंगे तो 12, 8 का डबल करेंगे 16 और 10 का डबल करेंगे तो 20। ये भी ट्रिपलेट बनाएंगे। अगर देखिए 20 होता है कर्ण, यहां पर कर्ण दे रखा है 20 के, आधार हमें दे रखा है 12, तो लंब हमारा कितना हो जाएगा 16, क्योंकि ये ट्रिपलेट बना रहा है तो ये 16 हो गया। जब आधी यहाँ विकर्ण 16 हो गया तो टोटल विकर्ण कितना हो गया 32। एक विकर्ण हमको पता लग गया 32, दूसरा है हमारा 24। तो अब तो हमें इजीली हो जाएगा ना, हमारा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे, 1/2 इंटू 24 इंटू 32। अब देखिए 2 से इसको काट देंगे तो 12। अब देखिए 12, अब 12 का कर देंगे गुणा 32 में, तो 12 दूनी 24 की 4 हासिल, बात क्या 36 और 2 38, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन दूसरा यहां से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला, 44 नंबर। ये देखिए ये वाले क्वेश्चन, इससे पहले मैंने गुणनखंडों का योग जो कल वाले वीडियो में मैंने दिया था उसमें हमने यही सिखाया था कि गुणनखंडों का योग, गुणनखंड कैसे निकालते हैं, गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं, सम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो पूरा डिटेल में वीडियोस का दे रखा हूं, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या काम करेंगे, यहाँ पे 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, यानी कि हम 2 की पावर 3 को हम कॉमन ले सकते हैं। तो सबसे पहले जो कॉमन आ रहा है वो ले लेते हैं। यहाँ पर 2 की पावर 3 कॉमन जाएगा तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ की 2 की पावर 3 कॉमन जाएगा तो 2 बचेगा, क्योंकि 2 की पावर 1 होता है 2 ही हो जाएगा। प्लस में 5 की पावर 3, 5 थी पावर 2 3 चलेगी तो क्या बचे 2 की पावर 2, यहाँ पर 6 थी पावर 3 चलेगी तो 2 की पावर 3। अब देखिए 2 की पावर 3 यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8, तो 8 4 12, 2 14 और 1 15, तो 2 की पावर 3 इंटू 15। अब 15 को क्या लिख सकते हैं, 15 को लिख सकते हैं 3 इंटू 5, तो 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। ये इस फॉर्म में हमको लेके आना रहता है। अब हमें गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं, तो देखिए कल भी मैंने बताया था जब 2 की पावर 3 है तो उसको 2 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे। 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, ब्रैकेट क्लोज। फिर देखिए फिर अगला वाला टर्म देखेंगे, 3 की पावर 1 है तो 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, फिर ब्रैकेट क्लोज। फिर देखिए 5 की पावर 1 है तो 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, जितनी मैक्सिमम पावर तक होता है वहां तक जाते हैं और 0 से हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ नीचे तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 की पावर 0 करेंगे तो 2 की किसी की पावर 0 हो उसका मान होता है 1, फिर 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4 और 2 की पावर 3 8, ये 8 हो गया। उसके बाद यहाँ इंटू लगाएंगे, 3 की पावर 0 1, 3 की पावर 1 3, फिर होगा 5 की पावर 0, यहाँ पर इंटू का साइन है, 5 की पावर 0 1 और 5 की पावर 1 5। अब इनको जोड़ेंगे, 8 4 12, 2 14 1 15, गुणा का साइन 3 और 1 4 और 5 और 1 6। तो यहाँ से देखिए 15 चौको 60, 6 36 360 इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि जो आपको ये इक्वेशन दे रखी है इनके सभी गुणनखंडों का जो योग होगा वो होगा 360 के बराबर। तो ऑप्शन चौथा इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला किसी विचार के n के 3 समूह इस प्रकार हैं। देखिए यहाँ पर 3 हमको अलग अलग दे रखे हैं, हमको तीनों को निकालना रहेगा। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, तीनों को हम एक सीक्वेंस में
लिख लेते हैं। तो यहाँ से देखिए सबसे छोटा क्या है 1, या तो बढ़ते हुए क्रम में या फिर घटते हुए क्रम में, किसी भी एक फॉर्मेट में हमको लिख लेना है। 1 2 2, यहाँ पर देखिए काटते रहते हैं 1 2 2, उसके बाद क्या बचा 3 1 2 3, तो 3 3 बार आया तो इसको लिख लेते हैं 1 2 3 और फिर हो जाएगा हमारा 7। उसके बाद इसी तरीके से इसको लिख लेते हैं, ऐसे देखिए 3 फिर 5 5, तो देखिए 3 5 5, उसके बाद देखिए क्या है 8 नहीं 7 8 9 और 12, 7 8 9 और 12। उसी तरीके से इसको लिख लेते हैं 2 3 4, देखिए कितनी बार है 3 बार, तो 2 3 4 4 4, उसके बाद दे रख 7 और 11, ये 7 और 11। अब देखिए हमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, ए समूह का माध्य। तो देखिए ए समूह कौन सा है, ये माध्य, समांतर माध्य, माध्यिका, यहाँ पर सब हमको अलग अलग निकाल लेनी है। तो सबसे पहले हम माध्य निकाल लेते हैं। माध्य निकालने के लिए क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे। देखिए 7 3 10 3 13, 13 3 16, 16 5 21, 21 टोटल हो गए नंबरों का योग, और टोटल नंबर कितने हैं 7, तो 7 से इसमें भाग दे देंगे तो हो जाएगा 3। तो इसका माध्य निकल के आ गया हमारा 3। उसके बाद क्या बोल रहा है, सी समूह का बहुलक। सी समूह, देखिए सी समूह में बहुलक क्या है, बहुलक है 4। ए समूह का माध्य सी समूह के बहुलक के बराबर है, नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट वो क्या बोल रहा है ऑप्शन, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन बोला सी का माध्य, सी का माध्य। अब हमको सी का माध्य निकालना, तो 11 7 18, 18 4 22, 4 26, 4 30, 30 5 35, टोटल हो गया 35। नंबर कितने हैं 7, 7 से इसमें भाग देंगे तो हो जाएगा 5, यानी कि सी का माध्य आ गया 5। बी की माध्यिका, बी की माध्यिका निकालनी है हमको। तो यहाँ से देखिए 1 2 3 इधर से काटेंगे, 3 इधर से काटेंगे। बी की माध्यिका आ गई 7, ये 7 और ये 5 बराबर नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। बोला बी की माध्यिका, बी की माध्यिका कितनी निकल के आ रही 7, और ए का बहुलक, देखिए ए में कौन सा बहुलक है, ए में जो बहुलक है वो है 3, क्योंकि 3 सबसे ज्यादा बार आया है। ये 7 ये 3 आपस में बराबर नहीं, गलत हो गया। उसके बाद हमारा लास्ट ऑप्शन बच रहा है, यही सही होगा, लेकिन एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। बोला ए का माध्य, ए का माध्य हमारा क्या निकल के आया था 3। उसके बाद हमारा ए के बहुलक निकल के आया था 3, और ए की माध्यिका पूछ ले, माध्यिका पूछ रहा है तो 3 इधर से काट दीजिए, 3 इधर से काट दीजिए, तो माध्यिका क्या बची 3, यानी कि माध्य भी 3, बहुलक भी 3, माध्यिका भी 3। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। दी गई बारंबारता बंटन का माध्य, माध्य ज्ञात करना। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लग रहा हो, तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। यहाँ से देखते हैं, दी गई बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात करिए। देखिए आपको x दे रखा है, f दे रखा है, और हमको fx निकालना रहेगा। तो यहाँ से देखिए 2 5 7 9 11, ये दे रखा है x, f दे रखी है क्या दे रखा है 1 5, ये हमको बारंबारता दे रखी है f 7 और 3। तो हमको संचयी बारंबारता निकाल लेनी है। यहाँ से देखिए 2 हो जाएगा, 5 पन्ना 25, आपस में इनका गुणा कर देंगे, 7 चौका 28, 9 7 63, और 11 3 33, ये हो जाएगा। उसके बाद जो भी ये नंबर्स आएंगे इनको आपस में जोड़ लेना। जब इनको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 151, और ये टोटल नंबर, यहाँ पर इनका गुणनफल जितने भी नंबर से रखे उनका योग जो आया वो 151 आया है। और टोटल नंबर कितने हैं, टोटल नंबर यहाँ से जोड़ेंगे 7 3 10 4 14, 14 6 20, टोटल नंबर हमको दे रखा है यहाँ पर 20, और टोटल जो नंबर्स हैं उनका योग दे रखा है 151। तो पूछ रहा है माध्य, तो कुल योग में अगर हम कुल नंबर से भाग दे दें तो हमारा 20, देखिए 20 37 लगभग 7 से ऊपर वाला वैल्यू देखिए कौन सा है, 7 से ऊपर वाला वैल्यू है यही, और सब तो 6 4 3 दे रखा है, तो ये आपका आंसर हो गया। देखिए आपको स्मार्ट तरीके से करना है, कोई जरूरी नहीं है आप पूरा पूरा भाग दीजिए तभी आप आंसर लगाइए। अगर आपको आंसर दिख रहा है तो आप सीधे लगा के आंसर आगे बढ़ जाइए। देखिए ये बोल रहा है बहुलक, यहाँ देखिए बहुलक दे रखा है, आपको बहुलक दिया हुआ है, माध्यिका दी हुई है, माध्य पूछा है। तो देखिए हमने एक बार आपको पहले भी बताया था इसका फॉर्मूला क्या होता है, बहुलक बराबर, देखिए यहाँ पर एक बार फॉर्मूला फिर लिख दे रहा हूँ, बहुलक बराबर क्या होता है 3 माध्यिका माइनस का होता है 2 माध्य। अब देखिए हमको क्या क्या दे रखा है, बहुलक दे रखा है 62.3, और 3 माध्यिका कितनी दे रखी है 32.3, माइनस का 2 माध्य मान ली x मान लीजिए। तो इस माइनस का 2x इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस का 2x, इधर देखिए 30 का इनमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 96.9, और 62.3 इसमें से माइनस हो जाएगा। तो देखिए जब माइनस करेंगे तो हो जाएगा 6, ऊपर बचेगा 4 और 3, 2x बराबर आ गया 34.6, तो x बराबर आ जाएगा 17.3।
3। 34.6 में 2 का भाग दे देंगे तो हो जाएगा 17.3। देखिए ऑप्शन कौन सा, दूसरा ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोला 5 संख्याओं का समांतर माध्य या माध्य। देखिए माध्य हो, समांतर माध्य हो या फिर औसत हो, ये तीनों एक ही होते हैं, तीनों एक ही होते हैं। तो बोल रहा 5 संख्याओं का अगर माध्य 26 है तो इनका योग कितना हो जाएगा, इनका योग कितना हो जाएगा, तो 26 × 5 कर देंगे तो इनका योग निकल के आ जाएगा, 130। उसके बाद बोल रहा है यदि एक संख्या है, यानी कि पहले 5 थी, बचे 4 संख्या, उनका माध्य कितना हो जा रहा है 24, तो 24 का इसमें गुणा करेंगे, 24 चौकू 96, तो 96 इसका योग आ जाएगा। 5 संख्याओं का योग था 130, 4 संख्याओं का योग है 96, तो निकाली की संख्या इसमें से ये घटा देंगे कितना 34 का जो डिफरेंस आ रहा है यही संख्या हमारी निकाली गई। तो देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन दूसरा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। ये देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है, यहाँ से देखिए आपको कैसे सॉल्व करना है इस टाइप के। तो देखिए क्या दे रखा है, यहाँ पर आपको दिया 2001 में छात्रों की कुल संख्या वो दे रखी है 1800, और जो 2002 में कुल संख्या दे रखी है वो दे रखी है 2200। हमसे निकलवा क्या रहा है, विज्ञान में अध्ययनरत छात्रों की संख्या 2001 की तुलना में वर्ष 2002 में कितने % की वृद्धि हुई है। तो देखिए 2001 में विज्ञान में कितने छात्र थे 24, तो किसके 1800 का 24% करेंगे तो 18 × 24, तो यहाँ से देखिए 18 × 24 करेंगे तो हो जाएगा 432, यानी कि 2001 में विज्ञान में थे 432 छात्र। अब 2002 में देखिए, 2002 में यहाँ पर विज्ञान कहाँ पर है, यहाँ पर विज्ञान है 25%, और 2200 का 25% करेंगे तो 22 × 25 हो जाएगा, तो जब इसका गुणा करेंगे आपस में तो हो जाएगा 550। पहले थे 432, अब है 550। तो देखिए वृद्धि हुई है कमी हुई है, वृद्धि हुई है, सीधी सी बात है वृद्धि हुई है, तो ये कमी वाले ऑप्शन तो अपने आप कट गए। अब क्या हुए, वृद्धि हुई है। उसके बाद देखिए क्या करना है आपको, 432 है, यहाँ पर वृद्धि देख लेते कितने की वृद्धि हुई है। जब इसमें से इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 118 की वृद्धि किस पर हुई है 432 पे। कंपेयर हमें किससे करना है, पुराने वाले से ही कंपेयर करना है, क्योंकि 2001 की तुलना में 2001 में कितनी थी 432 इंटू हो जाएगा 100। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 27.3% की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोला, वर्ष 2001 में वाणिज्य और इंजीनियरिंग। देखिए वाणिज्य और इंजीनियरिंग कहाँ पे है, वाणिज्य कहाँ पे है, वाणिज्य देखिए ये दे रखा है आपको वाणिज्य, ये दे रखा है इंजीनियरिंग। तो 25 और 18 जोड़ेंगे हो जाएगा कितना 43, 25 और 18 जोड़ेंगे हो जाएगा 43, और 43 एक है कितने 43%, और टोटल कितने 1800, तो 1800 का 43% कितना हो जाएगा 18, इसमें गुणा कर देंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, यहाँ पर 43 × 18 ये हो गया। उसके बाद क्या बोल रहा है, 2002 में पढ़ रहे कुल विद्यार्थियों की संख्या 2002 में इन्हीं दोनों में, तो देखिए वाणिज्य में 30 और 14, तो दे रखे 44। अब सीधा इन्हीं का डायरेक्ट परसेंटेज पूछा, तो 44 इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा 22, यही डायरेक्ट इसका परसेंटेज पूछा है, तो यहाँ से इंटू हो जाएगा 100। जब इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 79.9 के नियर अबाउट आएगा, तो वही 80% के आसपास यहाँ पर आपका आंसर निकल कर आएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।